नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जेन को नीदरफील्ड बुलाया गया है, जहां जाने पर उसकी तबीयत कुछ खराब हो जाती है, जिसके कारण एलिजाबेथ को भी वहां जाना पड़ता है। अब आगे भाग 4। रात का ज्यादातर हिस्सा एलिजाबेथ ने अपनी बहन के कमरे में बिताया। सुबह होते ही उसे यह सुकून मिला कि अब वो मिस्टर बिंगले की हालचाल पूछने वाली चिट्ठी का एक ढंग का जवाब दे सकती है, जो कि उन्होंने घर की नौकरानी के हाथ भिजवाई थी। इसके थोड़ी ही देर बाद उनकी दो बहनें भी हालचाल लेने आईं। दोनों बहुत ही सलीकेदार और नफासत पसंद औरतें थीं। हालांकि जेन की तबीयत में कुछ सुधार था, फिर भी एलिजाबेथ ने लॉन्गबर्न यानी उनके घर एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें उन्होंने अपनी मां से गुजारिश की कि वो खुद आकर जेन की हालत देखें और अपनी राय बनाएं। वो चिट्ठी तुरंत भेज दी गई और उसकी बात भी वैसे ही मानी गई। चिट्ठी पाते ही मिसेस बेनेट अपनी दो सबसे छोटी बेटियों के साथ फैमिली के नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही नीदरफील्ड पहुंच गई। अगर उन्हें लगता कि जेन की हालत सच में गंभीर है तो वो बहुत परेशान हो जाती, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा कि बीमार तो है लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है, तो फिर वो चाहती ही नहीं थी कि जेन जल्दी ठीक हो, क्योंकि अगर जेन जल्दी ठीक हो गई तो जाहिर है कि उसे नीदरफील्ड छोड़कर जाना होगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की ये बात नहीं मानी कि उसे घर ले जाया जाए। उसी वक्त जो डॉक्टर आया था उसने भी यही सलाह दी कि अभी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी देर जेन के साथ बैठने के बाद जब मिस बिंगले कमरे में आई और उन्होंने उन्हें नाश्ते के लिए चलने को कहा, तो मिसेस बेनेट अपनी तीनों बेटियों के साथ उनके साथ नाश्ते के कमरे की तरफ चल पड़ी। बिंगले ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद करता हूं मिसेस बेनेट, आपको मिस बेनेट की हालत उम्मीद से ज्यादा बुरी तो नहीं लगी? अरे बिल्कुल लगी सर, मिसेस बेनेट ने झट से जवाब दिया। वो इतनी ज्यादा बीमार है कि उसे कहीं ले जाना नामुमकिन है। मिस्टर जोन्स ने तो साफ साफ मना किया है। मिस्टर जोन्स यानी डॉक्टर। देखिए, हमें आपकी मेहरबानी का थोड़ा और सहारा लेना पड़ेगा। ले जाना? बिंगले ने चौंक कर कहा। अरे नहीं नहीं, इसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन को भी यह मंजूर नहीं होगा। मिस बिंगले ने ठंडी लेकिन शालीन आवाज में कहा। आप निश्चिंत रहें मैडम, जब तक मिस बेनेट हमारे साथ हैं हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। मिसेस बेनेट ने दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, सच कहूं तो अगर इतने अच्छे दोस्त ना होते ना तो पता नहीं उसका क्या होता। वाकई बहुत बीमार है और बहुत तकलीफें झेल रही है, लेकिन इतनी शांति और सब्र के साथ जैसे हमेशा से उसकी आदत रही है। उसका स्वभाव जितना प्यारा है ना, वैसा मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। मैं अपनी बाकी बेटियों को हमेशा समझाती हूं कि वो जेन जैसी क्यों नहीं बन पाई। ओह, आपका कमरा कितना प्यारा है मिस्टर बिंगले, और खिड़की से तो जो रास्ता दिखाई देता है वो तो और भी खूबसूरत लगता है। मुझे तो लगता है इस पूरे इलाके में नीदरफील्ड जैसा कोई और घर है ही नहीं। उम्मीद है कि आप जल्दी यहां से जाने का कोई इरादा नहीं बना रहे हैं, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो। देखिए, जो भी मैं करता हूं मैं थोड़ा जल्दी में ही करता हूं, बिंगले ने जवाब दिया। तो अगर मैंने नीदरफील्ड छोड़ने का फैसला कर लिया तो शायद 5 मिनट में निकल जाऊं, लेकिन फिलहाल तो मैं खुद को यहीं सेट मानता हूं, वो भी पूरी तरह। बिल्कुल वैसा ही मैंने आपके बारे में सोचा भी था, एलिजाबेथ ने कहा। अरे वाह, तो अब तुम मुझे समझने भी लगी हो, उसने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। ओह हाँ, मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ। काश मैं इसे तारीफ समझ पाता, लेकिन अगर कोई इतनी आसानी से मुझे पढ़ ले तो थोड़ा अफसोस की बात है। ये तो लोगों पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि आपकी तरह सीधे इंसान से कोई गहरा और उलझा हुआ इंसान ज्यादा अच्छा हो या फिर बुरा। लीजिए, उसकी मां बोल पड़ी, ध्यान रखो तुम कहां हो और ऐसे बेलगाम बातें मत करो जैसे घर पे करती हो। लेकिन बिंगले ने तुरंत बात संभाली। मुझे नहीं पता था कि आप इंसानों की फितरत को समझने में दिलचस्पी रखती हैं। खैर, बड़ा मजेदार शौक होगा। हाँ, लेकिन जो लोग उलझे हुए होते हैं उन्हें समझना सबसे दिलचस्प होता है। कम से कम उनका ये फायदा तो होता है कि कुछ दिमाग लगाना पड़े। गांव में तभी डार्सी ने कहा,
वैसे लोग कम ही मिलते हैं। वहां का समाज सीमित और लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन लोग खुद इतना बदलते रहते हैं कि हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही जाता है, जेन बोली। बिल्कुल, मिसेस बेनेट ने जोर से कहा। डार्सी की बातों में गांव की आलोचना सुनकर वो थोड़ा बुरा मान गई थी। मैं तो कहती हूं जितनी चहल पहल और बदलाव शहर में होता है ना, उतना ही गांव में भी होता है। सभी लोग थोड़े चौंक गए। डार्सी ने उन्हें एक पल देखा और फिर चुपचाप मुड़ गया। मिसेस बेनेट को लगा कि उन्होंने उस पर एक तरह की जीत पा ली है और वो अपनी बात पर खुश होती रहीं और बोलती रहीं। मुझे तो नहीं लगता कि लंदन का कोई बड़ा फायदा है गांव के मुकाबले। हाँ, दुकान और पब्लिक जगहों को छोड़कर। वैसे तो गांव ज्यादा अच्छा लगता है ना मिस्टर बिंगले? बिंगले ने कहा। देखिए, जब मैं गांव में होता हूं तो वहां से जाने का मन नहीं करता, और जब मैं शहर में होता हूं तो वहां भी रहना अच्छा ही लगता है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और मैं दोनों से ही खुश हूं। तभी एलिजाबेथ ने कुछ शर्माते हुए कहा, नहीं मां, आप गलत समझ रही हैं। अपनी मां के लिए थोड़ा शर्मिंदा भी। आपने मिस्टर डार्सी की बात का मतलब ही नहीं पकड़ा। वो तो बस ये कह रहे थे कि गांव में शहर जितने तरह तरह के लोग नहीं मिलते, और ये तो सच है, क्यों, है ना? बिल्कुल सही बेटा, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मिसेस बेनेट ने झट से जवाब दिया। लेकिन जो तुम कह रही हो कि इस इलाके में ज्यादा लोगों से मिलना नहीं होता, तो मुझे तो लगता है ऐसे कुछ ही मोहल्ले होंगे जो इससे बड़े हों। सोचो तो, हम 26 परिवारों के साथ खाना तो खाते ही हैं। एलिजाबेथ के लिए बस अपनी मां की बातें झेलने का ख्याल ही काफी था कि बिंगले किसी तरह अपनी हंसी रोक पाए। लेकिन उनकी बहन मिस बिंगले उतनी शालीन नहीं थी। उन्होंने डार्सी की ओर एक बहुत कुछ कह जाने वाली मुस्कान से देखा, जैसे कह रही हूं कि देखा कैसे गवार है। माहौल बदलने के लिए और अपनी मां की बातों को रोकने के इरादे से एलिजाबेथ ने पूछा, मां, क्या शार्लेट लुकस लॉन्ग्सबर्न आई थी जब से हम यहाँ आए? हाँ, वो कल अपने पापा के साथ आई थी बेटा। कितना अच्छा आदमी है सर विलियम, है ना मिस्टर बिंगले? कितना सभ्य और फैशनेबल है। हर किसी से कुछ ना कुछ बात कर ही लेता है। यही तो होती है असली तहजीब। और जो लोग अपने आप को बहुत खास समझते हैं और मुंह ही नहीं खोलते, उन्हें तो बिल्कुल गलत फहमी होती है। अच्छा माँ, ये बताइए, क्या शार्लेट ने खाना खाया तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो घर चली गई थी। लगता है मिन स्पाइस में उनकी जरूरत थी। वैसे मिस्टर बिंगले, मैं तो ऐसे नौकर रखती हूं जो अपना काम खुद करे। मेरी बेटियां तो और तरह से पली बड़ी हैं, पर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। लुकस की लड़कियां भी अच्छी हैं, यकीन मानिए। बस एक ही बात है, अफसोस कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है। हाँ, ये नहीं कहूंगी कि शार्लेट बहुत साधारण है, आखिर हमारी खास दोस्त है। अच्छा, लेकिन पता नहीं, मुझे तो वो बहुत अच्छी और शालीन लड़की लगी। बिंगले ने मुस्कुरा कर कहा। अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन मानना तो पड़ेगा कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है। लेडी लुकस खुद ये बात कई बार कर चुकी हैं, और तो और मेरी जेन की खूबसूरती से भी जलती हैं। मैं अपनी बेटी की तारीफ वैसे तो करती नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो जेन जैसी सूरत बहुत कम लोगों की होती है। सब यही कहते हैं। मैं तो अपनी पसंद पर भरोसा नहीं करती भाई। अच्छा, आपको एक किस्सा बताऊं? जब वो सिर्फ 15 साल की थी ना, तो मेरे भाई गार्डिनर के घर एक सज्जन आए थे। उस पर इस कदर फिदा हो गए कि मेरी भाभी को पक्का यकीन हो गया कि वो जेन को प्रपोज कर देंगे। लेकिन खैर, उन्होंने नहीं किया। शायद उन्हें लगा हो कि वो अभी बहुत छोटी है। मगर हाँ, उसने जेन पर कविता जरूर लिखी थी, बहुत प्यारी थी। और वहीं खत्म हुआ उनका प्यार। एलिजाबेथ ने झल्ला कर कहा। ऐसे कितनों का हाल होता है। मुझे तो हैरानी होती है कि पहली बार किसने खोज निकाला कि प्यार को भगा देने का सबसे असरदार तरीका है कविता। मुझे तो हमेशा से लगता है कि प्यार कविता का भूखा है, डार्सी ने शांति से जवाब दिया। हाँ, लेकिन अगर प्यार सच्चा, मजबूत और दिल से निकला हो तभी, वरना अगर वो प्यार बस हल्का सा झुकाव ही हो तो यकीन मानिए एक अच्छी सी कविता ही उसे भगा देने के लिए काफी होती है। डार्सी मुस्कुराया और इसके बाद कुछ पल की चुप्पी छा गई। एलिजाबेथ को डर लगने लगा कि कहीं उसकी मां फिर कुछ ऐसा वैसा न कहते। वो खुद कुछ बोलना चाहती थी, पर उसे कुछ सूझा नहीं। थोड़ी देर बाद मिसेस बेनेट ने एक बार फिर मिस्टर बिंगले को शुक्रिया अदा करना शुरू किया, जेन के लिए, उनकी दया के लिए, और फिर एलिजाबेथ को भी झेलने के लिए
उनसे माफी मांगी। बिंगले ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया और अपनी छोटी बहन से भी शालीनता दिखाने को कहा। उसने कहा तो सही, लेकिन दिल से नहीं। फिर भी मिसेस बेनेट संतुष्ट थी और उन्होंने तुरंत अपनी बग्घी मंगवा ली। यह इशारा मिलते ही सबसे छोटी बेटी लीडिया आगे बढ़ी। पूरी मुलाकात के दौरान दो बहनें आपस में कानाफूसी कर रही थी और नतीजा यह निकला कि लीडिया को मिस्टर बिंगले को याद दिलाना था कि जब वो पहली बार आए थे तब उन्होंने नेदरफील्ड में एक बॉल देने का वादा किया था। बॉल यानी पार्टी। लीडिया 15 साल की हट्टी कट्टी गोरी रंगत और हमेशा मुस्कुराते रहने वाली लड़की थी, मां की लाडली, और इसी वजह से काफी कम उम्र में ही महफिलों में आने लगी थी। उसमें काफी आत्मविश्वास था और उस पर ऑफिसरों का ध्यान, उसकी हंसमुख तबीयत और मामा के अच्छे खाने ने उस आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। इसलिए उसमें हिम्मत थी कि वो बिंदास मिस्टर बिंगले से पूछ बैठे, मिस्टर बिंगले, आपने वादा किया था बॉल का, अगर नहीं निभाया तो बहुत शर्म की बात होगी, देख लेना। मां के कानों को उसका जवाब किसी संगीत से कम नहीं लगा। अरे मैं तो एकदम तैयार हूं, यकीन मानिए, बस जैसे ही आपकी बहन ठीक हो जाए आप खुद ही बॉल की तारीख तय कर लीजिए। लेकिन आप भी तो नहीं चाहेंगे कि वो बीमार है और हम सब नाचे गाएं। अरे नहीं, जेन के ठीक होने के बाद ही करना चाहिए, लीडिया बोली। तब तक तो कैप्टन कार्टर भी शायद मैरिटन आ जाएंगे, और जब आप बॉल देंगे, उसने जोड़ा, तो मैं कॉलोनल फास्टर से भी कहूंगी कि वो भी एक बॉल जरूर दें, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा ना, क्यों? इसके बाद मिसेस बेनेट और उनकी बेटियां रवाना हो गईं और एलिजाबेथ तुरंत जेन के पास लौट गई। उसने अपने और अपने परिवार की हरकतों को पीछे छोड़ दिया। अब उस पर क्या टिप्पणियां होंगी ये मिस बिंगले और मिस्टर डार्सी जाने, लेकिन मिस बिंगले की आंखों और उनकी चुटीली बातों के बावजूद डार्सी ने एलिजाबेथ की आलोचना में हिस्सा नहीं लिया। अगला दिन भी वैसे ही बीता जैसे पिछला दिन बीता था। मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले ने सुबह के कुछ घंटे बीमार जेन के साथ बिताए, जो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक हो रही थी। इसके बाद शाम को एलिजाबेथ फिर से सबके साथ ड्राइंग रूम में शामिल हुई, लेकिन इस बार लू टेबल नहीं दिखाई दी। मिस्टर डार्सी लिखने में व्यस्त थे और मिस बिंगले पास ही बैठी उनकी चिट्ठी का बनता हर शब्द बड़े गौर से देख रही थी और हर कुछ मिनट में उन्हें उनकी बहन को भेजे जाने वाले किसी न किसी संदेश के बहाने टोक रही थी। वहीं मिस्टर हर्स्ट और मिस्टर बिंगले पी के खेल रहे थे और मिसेस हर्स्ट चुपचाप उनका खेल देख रही थी। एलिजाबेथ ने कुछ कढ़ाई का काम उठा लिया, लेकिन उसका ध्यान ज्यादातर डार्सी और मिस बिंगले की बातचीत पर था। मिस बिंगले कभी उनके सुंदर हाथों की तारीफ करती, कभी उनकी लिखावट की सीधी लाइनों पर मुग्ध होती, कभी चिट्ठी की लंबाई पर वाहवाही करती, और डार्सी हर बार बिल्कुल शांत और बेरुखी से सब सुनते रहते। ये पूरा दृश्य एलिजाबेथ को ठीक वैसा ही लगा जैसे वो पहले से इन दोनों के बारे में सोचती थी। मिस डार्सी कितनी खुश होंगी ना ऐसी चिट्ठी पाकर। डार्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप तो कमाल की स्पीड से लिखते हैं। जी आप गलत हैं, मैं काफी धीरे लिखता हूं। आपको तो साल भर में न जाने कितनी चिट्ठियां लिखनी पड़ती होंगी ना, वो भी बिजनेस वाली। मुझे तो वो बहुत ही बोरिंग लगेंगी। हाँ तो फिर अच्छा ही है ना, ये काम मेरे हिस्से में है, आपके थोड़ी है। प्लीज अपनी बहन से कहना कि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये तो मैं पहले ही आपके कहने पर उन्हें बता चुका हूँ। आपको शायद अपनी पेन पसंद नहीं आ रही, दीजिए मैं उसे ठीक कर देती हूँ। मुझे पेन सुधारने में महारत है। जी शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी पेन खुद ही ठीक करता हूँ। आप इतनी सीधी लाइन में कैसे लिख लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। डार्सी फिर चुप रहे। अच्छा, अपनी बहन को यह भी कहना कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि अब वो और बेहतर हार पर बजा लेती हैं, और यह भी कहना कि जो टेबल का छोटा सा डिजाइन उन्होंने बनाया है ना, वो तो मिस ग्रांटली के डिजाइन से भी कहीं सुंदर है। क्या मैं आपकी तारीफें अगली बार की चिट्ठी में लिखूं? देखिए, इस बार की चिट्ठी में जगह नहीं बची है कि मैं उन्हें ठीक से लिख सकूं। अरे कोई बात नहीं, मैं तो जनवरी में उनसे मिल ही लूंगी। लेकिन बताइए ना, क्या आप हमेशा अपनी बहन को इतनी लंबी और प्यारी चिट्ठियां लिखते हैं मिस्टर डार्सी? चिट्ठियां तो अक्सर लंबी होती हैं, लेकिन हमेशा प्यारी होती हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कि जो इंसान बिना ज्यादा मेहनत के लंबी चिट्ठी लिख सकता है, वो कभी भी बुरा नहीं लिख सकता। ये डार्सी की तारीफ के लिए नहीं चलेगा कैरोलाइन, उसके भाई ने हंसते हुए कहा, क्योंकि डार्सी बहुत सोच समझ कर लिखता है। उसे तो 4 अक्षरों वाले शब्द ढूंढने में भी टाइम लग जाता है।
है ना डार्सी? हाँ हाँ, मेरी लिखने की शैली तुमसे बहुत अलग है। अरे, मिस बिंगले बोल पड़ी। चार्ल्स तो बिल्कुल लापरवाही से लिखता है, आधे शब्द छोड़ देता है और बाकी में स्याही फैला देता है। अब भाई देखिए, मेरे दिमाग में विचार इतनी तेजी से आते हैं। मिस्टर बिंगले ने मजाक में कहा कि उन्हें शब्दों में ढालने का वक्त ही नहीं मिलता, और इसी वजह से कभी कभी मेरी चिट्ठियां उन तक कुछ भी साफ साफ नहीं पहुंच पाती। आपकी ये नम्रता तो डांट को भी बेअसर कर देगी मिस्टर बिंगले। एलिजाबेथ मुस्कुरा कर बोली। नम्रता जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, डार्सी ने गंभीरता से कहा। कई बार ये सिर्फ अपनी राय की लापरवाही होती है और कभी कभी छुपा हुआ घमंड। और फिर एलिजाबेथ की ओर मुड़कर कहा, तो मेरे विनम्रता वाले दोनों कथनों में से आप किसे छुपी हुई घमंड कहेंगी मिसेस एलिजाबेथ? मिस्टर बिंगले ने कहा, वो जिसमें आपने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलती को गर्व से बताया, क्योंकि आप असल में अपनी लिखने की कमियों पर गर्व करते हैं, इस सोच के साथ कि वो आपके तेज सोच और लापरवाही के कारण है। और भले ही वो कमियां प्रशंसनीय ना हो, लेकिन आप मानते हैं कि वो बहुत दिलचस्प जरूर है। कोई भी काम तेजी से कर सकने की क्षमता हमेशा खुद करने वाले को बड़ी प्रिय होती है, भले ही काम में कमी ही क्यों न रह जाए। जब आपने आज सुबह मिसेस बेनेट से कहा कि अगर आप नेदरफील्ड छोड़ने का निर्णय ले तो 5 मिनट में चले जाएंगे, तो वो असल में आपने खुद की तारीफ ही की। लेकिन सोचिए, ऐसी जल्दबाजी में क्या खास बात है जिसमें जरूरी काम अधूरे छूट जाए और जिसका कोई असली फायदा ना हो, ना आपके लिए न किसी और के लिए? अरे नहीं, बिंगले हंसते हुए बोले, ये तो जाती है भाई। सुबह की मूर्खतापूर्ण बातें रात में याद कौन रखता है? लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने जो कहा उस वक्त मुझे सच लगा, और अब भी लगता है। कम से कम मैंने ये दिखावा तो नहीं किया कि बस महिलाओं के सामने अपनी जल्दबाजी का नाटक कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप उसे सच मानते हैं, एलिजाबेथ बोली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि आप वाकई उतनी तेजी से रवाना हो जाते। मेरा मानना है कि आपका व्यवहार भी उतना ही परिस्थितियों पर निर्भर होता है जितना किसी और आदमी का। और अगर जैसे ही आप घोड़े पर चढ़ने लगे कोई दोस्त आकर कहे कि बिंगले, बेहतर होगा कि आप अगले हफ्ते तक रुक जाएं, तो आप शायद रुक ही जाएंगे। और अगर वो एक शब्द और कह दे तो शायद पूरे महीने रुक जाए। आपने तो अब ये साबित कर दिया, एलिजाबेथ ने मुस्कुरा कर कहा, कि मिस्टर बिंगले ने खुद अपनी प्रकृति का जितना खुलासा किया है उससे ज्यादा आपने कर दिया। भाई मैं तो बहुत खुश हूं, बिंगले बोले, कि आपने डार्सी की बातों को मेरी विनम्र स्वभाव की तारीफ में बदल दिया। लेकिन मुझे डर है कि आप इसे उस दिशा में मोड़ रही हैं जिसे डार्सी ने शायद सोचा भी नहीं था, क्योंकि अगर वही स्थिति होती और मैं साफ इनकार करके तुरंत निकल जाता तो शायद डार्सी को मेरी कहीं ज्यादा तारीफ करनी पड़ती। तो मिस्टर डार्सी के अनुसार आपकी मूल जल्दबाजी वाली मंशा आपकी जिद से सही मानी जाती क्या? भाई देखो, मेरे ख्याल से तो मैं इस बात को ठीक से नहीं समझा सकता, ये तो डार्सी को खुद ही बोलना होगा। आप मुझसे उन विचारों का बचाव करने की उम्मीद रखते हैं, डार्सी ने ठंडे स्वर में कहा, जिन्हें आपने मेरी ओर से घोषित कर दिया है, लेकिन जिन्हें मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन चलिए, अगर मामला आपकी तरह ही माना जाए तो भी एक बात याद रखिए मिस बेनेट, उस दोस्त ने केवल निवेदन किया है कि बिंगले रुके। उसने उस निवेदन की उपयुक्तता का कोई कारण तो नहीं बताया। तो आपके लिए किसी मित्र के आग्रह को तुरंत मान लेना कोई गुण नहीं है? क्या आपको उसके लिए भी कोई कारण चाहिए? बिना विश्वास के किसी बात को मान लेना, यह ना तो अपने विवेक की तारीफ है और ना ही सामने वाले की समझदारी की। एलिजाबेथ मुस्कुराई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मिस्टर डार्सी दोस्ती या स्नेह के प्रभाव को कोई महत्व ही नहीं देते। कई बार केवल अनुरोध करने वाले के प्रति लगाव के चलते कोई उसकी बात मान ही लेता है, बिना किसी तर्क की प्रतीक्षा किए। मैं विशेष रूप से बिंगले के उस मामले की बात नहीं कर रही। हो सकता है कि वो स्थिति जब सामने आए तब उस पर बात की जाए, लेकिन सामान्य तौर पर दो दोस्तों के बीच जब एक दूसरे से कोई छोटा सा फैसला बदलने को कहे और दूसरा मान जाए, तो क्या आप उस पर बुरा सोचेंगे क्योंकि उसने आपसे तर्क नहीं मांगे? डार्सी ने जवाब दिया, क्या ऐसा नहीं होगा कि हम आगे बढ़ने से पहले तय कर लें कि उस अनुरोध का महत्व कितना है और दोनों लोगों के बीच की नजदीकी कितनी गहरी है? बिल्कुल सही बात है, बिंगले चहकते हुए बोले, और सभी बातों का जिक्र जरूर करें, उनके कद काठी का भी, जिसे मिस बेनेट शायद मामूली मान रही हैं, लेकिन बहस में उसका बड़ा असर होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर डार्सी इतना लंबा चौड़ा ना होता तो मैं उसे इतनी गंभीरता से कभी न लेता। भाई मैं कहता हूं कि कुछ खास मौकों पर, और खासकर जब वो अपने घर में हो, मान लीजिए रविवार की शाम को, जब उसे कोई काम ना हो। मिस बेनेट, मैं आपको सही सही बता दूं,
उससे ज्यादा डरावना व्यक्ति मुझे नहीं लगता। मिस्टर डार्सी मुस्कुराए, लेकिन एलिजाबेथ को लगा कि वो जरा से आहत हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी हंसी रोक ली। मिस बिंगले ने अपने भाई को डांटते हुए बड़े जोश से जाहिर किया कि डार्सी को इस तरह की बातों से अपमानित करना अनुचित था। मैं तुम्हारी मंशा समझ रहा हूं बिंगले, डार्सी ने कहा। तुम इस चर्चा को बहुत पसंद नहीं करते और खत्म करना चाहते हो ना? शायद। हाँ, बिंगले बोले। बहसें झगड़ों जैसी लगती हैं यार। अगर तुम और मिस बेनेट अपनी बहस तब तक रोक सको जब तक मैं कमरे से बाहर ना चला जाऊं तो मैं आभारी रहूंगा। फिर तुम मेरे बारे में जो चाहे कह सकते हो। अरे आपकी ये बात मान लेना मेरे लिए कोई बलिदान नहीं होगा, आप जाइए, एलिजाबेथ ने कहा। और मिस्टर डार्सी के लिए बेहतर है कि वो अपना पत्र पूरा कर लें। मिस्टर डार्सी ने उनकी सलाह मानी और अपना पत्र पूरा किया, और पत्र समाप्त होते ही उन्होंने मिस बिंगले और एलिजाबेथ से संगीत सुनने की इजाजत मांगी। मिस बिंगले फुर्ती से पियानो की ओर बढ़ी और एलिजाबेथ से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वो शुरुआत करें, जिसे एलिजाबेथ ने और भी विनम्रता से ठुकरा दिया, और फिर वो खुद बैठ गई। इसके बाद मिसेस हर्स्ट ने अपनी बहन के साथ मिलकर गाना गाया, और जब वे दोनों इस तरह व्यस्त थीं, एलिजाबेथ को बार बार यह महसूस हुआ कि मिस्टर डार्सी की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। उसे समझ नहीं आया कि इतनी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें भला क्या आकर्षण देख सकता है, और अगर वो उसे नापसंद करता है तो फिर उसे इतनी गौर से देखना और भी अजीब था। आखिरकार उसने यही मान लिया कि शायद डार्सी की दृष्टि में उसमें कोई विशेष खोट है जो बाकी सबसे ज्यादा उजागर हो रही है। यह विचार उसे जरा भी आहत नहीं कर पाया। वो डार्सी को इतना कम पसंद करती थी कि उसके अनुमोदन की परवाह ही नहीं थी। कुछ इटालियन गीतों के बाद मिस बिंगले ने एक चुलबुला स्कॉटिश धुन छेड़ दिया, और कुछ ही देर बाद मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के पास आए और बोले, क्या आपको नहीं लगता मिस बेनेट की इस समय रील डांस करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है? एलिजाबेथ मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। डार्सी ने सवाल दोहराया, उसके मौन से जरा आश्चर्यचकित होकर। ओह, एलिजाबेथ ने कहा, मैंने आपकी बात सुनी थी पर तुरंत नहीं समझ पाई कि क्या उत्तर दूं। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं हाँ कहूं ताकि आप मेरी पसंद का मजाक उड़ा सके, लेकिन मुझे लोगों की ऐसी योजनाओं को नाकाम करने और उनकी पहले से तय उपेक्षा को धोखा देने में बड़ा आनंद आता है। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मुझे रील डांस करने की कोई इच्छा नहीं है। अब आप मेरा तिरस्कार करें अगर हिम्मत हो तो। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मुझ में हिम्मत नहीं है। एलिजाबेथ को उम्मीद थी कि उसकी बात डार्सी को चुभेगी, इसलिए वो उसके शिष्ट उत्तर से चकित रह गई। पर उसकी शैली में जो मीठापन और चतुराई थी, उसके चलते किसी को भी नाराज करना आसान नहीं था। और फिर डार्सी इससे पहले कभी किसी स्त्री से इतना मंत्रमुग्ध नहीं हुआ था। उसे वास्तव में लगने लगा था कि यदि एलिजाबेथ के पारिवारिक संबंध इतने निम्न न होते तो वो सचमुच किसी खतरे में पड़ सकता था। वहीं मिस बिंगले ये सब देख रही थी, या कम से कम कुछ हद तक समझ रही थी, और उसमें जलन भर आई। और उसकी अपनी प्यारे मित्र जेन के स्वास्थ्य की चिंता को अब इस बात से और बल मिल गया कि वो किसी तरह एलिजाबेथ से छुटकारा पाए। वो बार बार डार्सी को उकसाने की कोशिश करती ताकि वो एलिजाबेथ को नापसंद करे, कभी उनकी काल्पनिक शादी की बातें करके तो कभी उनके तथाकथित दाम्पत्य जीवन की योजना बनाकर। मुझे उम्मीद है एक दिन जब वे बगीचे में टहल रहे थे तो मिस बिंगले बोली, जब यह अत्यंत वांछनीय घटना घटे तो आप अपनी सास को कुछ संकेत अवश्य देंगे कि उन्हें कब चुप रहना चाहिए, और अगर हो सके तो उन छोटी बहनों को अफसरों के पीछे भागने की आदत से भी छुटकारा दिलाइए। और अगर मैं इतनी नाजुक बात कहने का साहस करूं तो अपनी पत्नी के उस थोड़े से अभिमान और बेवक्त बोलने की आदत पर भी लगाम लगाइए। अच्छा, मेरी घरेलू सुख शांति के लिए कुछ और भी सुझाव हैं क्या आपके पास? डार्सी बोले, ओह हाँ, अपने चाचा और चाची मिस्टर व मिसेस फिलिप्स के चित्रों को पेम्बरली की गैलरी में अवश्य लगाइएगा। उन्हें अपने उस महान न्यायाधीश पूर्वज के पास टांगिए। आखिर दोनों ही न्याय के क्षेत्र में हैं, बस राहें अलग हैं। और जहां तक एलिजाबेथ का चित्र है उसे बनवाने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई चित्रकार उसकी सुंदर आंखों का न्याय नहीं कर पाएगा। उनकी अभिव्यक्ति को पकड़ना वाकई कठिन होगा, पर उनका रंग, आकार और इतनी सुंदर पलकों की नकल वो तो की ही जा सकती है। उसी समय वे सामने से आती मिसेस हर्स्ट और एलिजाबेथ से टकरा गए।
मुझे नहीं पता था कि आप लोग टहलने निकले हैं, मिस बिंगले ने घबराहट में कहा, इस डर से कि कहीं उन्होंने उनकी बातों को न सुन लिया हो। भाई आपने तो हमसे बहुत बुरा व्यवहार किया, मिसेस हर्ष ने कहा। चुपचाप चले आए और बताया भी नहीं। फिर उन्होंने मिस्टर डार्सी का खाली हाथ थाम लिया और एलिजाबेथ को अकेले चलने को मजबूर कर दिया। रास्ता सिर्फ 3 लोगों के लिए ही पर्याप्त था। मिस्टर डार्सी को यह बदतमीजी खटकी और उन्होंने तुरंत कहा, यह रास्ता हमारे दल के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं है, बेहतर होगा कि हम मुख्य मार्ग की ओर चले, आइए। लेकिन एलिजाबेथ, जिसे उनके साथ चलने में कोई रुचि नहीं थी, हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, आप लोग वहीं रहिए, आप लोग एकदम मनमोहक समूह लग रहे हैं और इस सुंदर दृश्य को चौथे व्यक्ति के आने से बिगड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अलविदा। इतना कहकर वो खुशी खुशी भागती चली गई, ये सोचते हुए कि अब 1-2 दिन में वो घर लौट सकेगी। जेन अब इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि वो आज शाम को कुछ घंटों के लिए कमरे से बाहर आने वाली थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।